हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 7 ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान, इतिहास मतलब हिस्ट्री। ये वर्कशीट है 11/8/2021 की। पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक, जिसका उपविषय है कंपनी का फैलता शासन। तो बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आरंभिक काल। बक्सर की लड़ाई। 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तो 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारतीय रियासत थे उन कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें हम रेजिडेंट कहते हैं, वो तैनात कर दिए। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके उनसे छीन लिए गए। सीधी लड़ाई। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इससे हम निम्न 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला है मैसूर का टीपू सुल्तान। हैदर अली 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। तो शक्तिशाली शासक जो थे, उनके नेतृत्व में मैसूर जो था वो काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची निर्यात के लिए रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी अपनी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799 जंग हुई। तब तक जंग हुई, मतलब कि मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 69 तक, 1780 से 84 तक, 90 से 92 तक और 1799 तक जंग हुई। श्रीरंगपट्टम की जंग 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए। जब श्रीरंगपट्टम की जंग हुई तो 1799 में जो टीपू सुल्तान थे वो मारे गए और मैसूर का जो राजकाज था प्राणे वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। अब मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्यमंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था।
महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अतः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटकर कानपुर के पास मिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? तो इसका आंसर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? तो इसका आंसर है कि देखो, कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोप दी। जो रियासती बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती है। सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ये लिखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक नंबर 1 का आंसर। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर कब्जा किस प्रकार किया? तो हम वहाँ से लेके जहाँ से मैंने मार्क किया है वो लिख देंगे नंबर 1 का आंसर। अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए? तो एक प्रश्न तो ये है और एक प्रश्न ये, 2 प्रश्न है तो ये लंबा हो जाएगा थोड़ा सा आंसर। तो ऊपर देखते हैं इसके क्या परिणाम हुए और ये आग बबूला क्यों थे। इसका आंसर होगा यहाँ से 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। और सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी अपनी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। और सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज जो है आग बबूला हो गए। तो ये कदम तो वो हो गए, यहाँ से यहाँ तक आग बबूला हो गए। उसके बाद इसके परिणाम क्या हुए? तो उसका आंसर ये इसके आगे से ही है। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार 1767 से 69, 1780 से 84, 90 से 92 और 1799 जंग हुई। श्रीरंगपट्टम की जंग 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। तो यह आंसर है यहाँ से यहाँ तक नंबर 2 का। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। ठीक है। करते हैं नंबर 3। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे? ये संघ किस प्रकार से शासित था? अब इसमें पहले ये बताएंगे प्रमुख राजवंश कौन थे और ये किस प्रकार से शासित था संघ। तो 2 हो गए इसमें भी। तो इसमें क्वेश्चन हम शुरू करेंगे यहाँ से। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, ये आपका हो गया यहाँ से मराठों, यहाँ से इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्य मंडल कॉन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। ठीक है। तो यह आंसर हो गया हमारा नंबर 3 का। तो नंबर 3 का है मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे? संघ किस प्रकार से शासित था? तो इसका मैंने आपको बता दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। राजवंश जो थे ये भोसले, होलकर, गायकवाड़, ये राजवंश होगा। और ये संघ किस प्रकार शासित थे ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। सैनिक प्रशासकीय प्रमुख होता था, पुणे में रहता था।
एक पेशवा के अंतर्गत राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा राज्यमंडल का सैनिक प्रशासकीय प्रमुख होता था, पुणे में रहता था। तो ये नंबर हो गया 3 का। ठीक है, चौथा आंसर करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन कर लिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये यहाँ से यहाँ से करेंगे। ये एक के बाद एक कई गुटों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। और दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803-5 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अतः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। यह आ गया आपका नंबर 4 कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए। इसी के साथ बच्चों हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।